पहले भी रामनवमी को कई हिंसाएं घटनाएं हुई हैं और एमपी में भी हुआ है, बुलडोज़र चला दे गए बिना जांच पड़ताल के। इन सब पे क्या कहेंगे आप? मैं सिर्फ एक बात कहूँगा, जो तानाशाह देश के अंदर संविधान के विरुद्ध जाकर इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं, वो सारे लोग देशद्रोही हैं। वो देश को तोड़ने की साजिश रच रहे हैं और इस तरह कभी भी देश एकजुट नहीं हो सकता। देश को एकजुट करना है तो आपस में प्यार पैदा करो। जो भारत के अंदर रहता है वो किसी भी जाति धर्म का, वो भारतीय है, तो पहले भारतीय तो बन लो। ये भगवा बना लो, कुछ कर लो, इससे कुछ होने वाला नहीं है, कुछ हासिल नहीं होगा। इससे आप देश को कमज़ोर करोगे। आप देश के साथ धोखा कर रहे हो, इसको बस कीजिए, बहुत हो चुका। जिस तरह आप नफ़रत की आग पैदा कर रहे हो, एक दिन इस नफ़रत की आग में अगर इसी तरह आग बढ़ती गई तो आप खुद भी झुलस जाओगे। आग लगाने वाला भी झुलस जाता है। तो देश को अगर अपने खुद को भी सुरक्षित रखना है तो ये नफ़रत की आग जलाना बंद कीजिए। तथागत गौतम बुद्ध देश के 90% लोगों को शिक्षा, संपत्ति, व्यापार और मानवता के दर्जे से दोबारा उनको इंसानियत का दर्जा देने वाले, उनको सम्मान देने वाले डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए प्रोफेसर मनोज झा जी, डॉक्टर शशि जी, प्रोफेसर तिरुमल जी, प्रोफेसर तिवारी और सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। मनोज झा जी ने जो जहाँ तक बात को रखा, मैं उसको रिपीट नहीं करूँगा। मैं उससे कुछ हटके उससे आगे उसी बात को आगे बढ़ाने का प्रयास करूँगा। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर चाहते थे कि एक ऐसा समाज बने जहाँ समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय सुनिश्चित होना चाहिए, जहाँ सबके लिए समान अवसर सुनिश्चित होने चाहिए, जहाँ सबके पढ़ाई का खर्चा, इलाज का खर्चा सरकारें उठाएं, जहाँ सबको समान रूप से व्यवहार मिले और डिग्निफाइड लाइफ मिले, सबको रोजगार मिले, सबको रहने के लिए जगह मिले, सम्मान का जीवन मिले। अनफॉर्चुनेटली जिस तरह का भारत डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर बनाना चाहते थे, वो भारत उस तरह का बनने की बजाय पिछले 10-15 सालों में और ज़्यादा बदतर स्थिति की तरफ बढ़ा है। वो भी सही एग्जाम्पल उन्होंने दिया था कि जब वो टीचर ने कहा कि आप आओ इस सवाल को सोल्व करो, तो जो बाकी छात्र थे तुरंत ब्लैक बोर्ड की तरफ दौड़े और उन्होंने अपने खाने को उठाया। स्थिति कुछ उससे अब ज़्यादा बदली नहीं है। अभी पिछले दिनों आप लोगों ने करीब 3 महीने पहले उत्तराखंड के चंपारण की वो घटना सुनी होगी, जिसमें एक दलित महिला को स्कूल के अंदर मिड डे मील बनाने के लिए इंटरव्यू लेकर सेलेक्ट किया और उन्होंने एक भोजन माता के रूप में वहां खाना बनाया। सब बच्चों ने खाना खाया। नेक्स्ट डे जैसे ही बच्चों को ये बताया गया कि ये भोजन माता दलित है, आधे बच्चों ने खाना नहीं खाया और उससे अगले दिन बाकी सबने भी खाना खाने से इनकार कर दिया। होना तो ये चाहिए था कि बच्चों को समझाना चाहिए था। बच्चों को समझाने की बजाय उस भोजन माता को नौकरी से निकाल दिया। हम किस तरफ बढ़ रहे हैं? क्या बदला? बल्कि यहां से एक सवाल जरूर पैदा होता है। देश के अंदर खेतों में जो मजदूर अन्न उगाने का काम करता है, वो मजदूर तो उसी दलित वर्ग से है, तो क्या खाना खाना बंद कर दोगे? जो कपास से धागा और धागे से कपड़ा बुनने का काम करता है, वो दलित है, तो क्या आप कपड़ा पहनना बंद कर दोगे? जिन सड़कों पे आप चलते हैं, जिन इमारतों में आप रहते हैं, जिन कॉलेजेस के अंदर आप पढ़ते हैं, क्या आप उन सड़कों पे चलना, उन कॉलेजों में पढ़ना और उन मकानों में रहना बंद कर दोगे? इस तरह की मानसिकता कदापि ना तो इंसानियत के फेवर में है और ना देश के फेवर में है। सच कहूं तो जो लोग इस तरह की मानसिकता को जीते हैं, वो भारत के दुश्मन हैं, देशद्रोही हैं।
जो लोग इंसान इंसान में भेद पैदा करते हैं, जो जाति और धर्म के नाम पे नफरत पैदा करते हैं, सच मायने में वही लोग देशद्रोही हैं। अभी पिछले दिनों 15 मार्च को राजस्थान के पाली में जितेंद्र मेघवाल के होनहार खूबसूरत नौजवान को, जो कोविड हेल्थ वर्कर था, उसको सिर्फ इसलिए हत्या कर दी गई कि वो दिखने में सुंदर था और मूछें ऐसे तना के रखता था। सोशल मीडिया पे किसी से हॉट आर्गुमेंट्स हुआ और उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद इन्वेस्टिगेशन में जब उसको इंटेरोगेट किया मुलजिम को, तो मुलजिम ने कन्फेशन किया कि मैंने जितेंद्र मेघवाल की हत्या इसलिए की है क्योंकि वो दिखने में सुंदर और इस तरह की मूछें रखता था, मुझे बहुत बुरा लगता था। तो आप मूछें रखने मात्र पे मतलब खूबसूरती को भी आप जाति और धर्म तक सीमित करोगे क्या? इंसानियत का गला घोटने वाले, उनको पता ही नहीं है तुम देश का गला घोट रहे हो, देश की खुशहाली और तरक्की का गला घोट रहे हो। आप इंसानियत के दुश्मन हो। आपको समझना चाहिए कि अगर हम भारत से प्यार करते हैं तो भारत में रहने वाले सभी लोगों से हमें प्यार करना होगा। हम अपने हक और अधिकार को तो सुरक्षित रखना चाहते हैं, लेकिन अपने सामने वाले के अधिकार की इज्जत नहीं करते। ये तो नहीं चलेगा। जिस एक घटना में सिर्फ इसलिए बताई है कि ऐसी हजारों घटनाएं देश के कोने कोने में रोज होती हैं। तो प्रोफेसर साहब तो बहुत खूबसूरती के साथ न्याय की इस लड़ाई को सड़क पे भी और संसद के अंदर भी लड़ रहे हैं। हम भी वर्षों से, जब कभी 85 में रामदास कॉलेज में एडमिशन लिया था, तब से पहले से 83 में जब 10th पास किया, तब से लगातार लड़ते आए और आज तक भी लड़ रहे हैं। समझ नहीं आता कब भारत में इंसानियत को लोग इज्जत करेंगे और जाति और धर्म के नाम पर उन्माद को बंद करेंगे, कब लोग अपने अंदर के जातिवाद को मारेंगे। लेकिन एक बात मैं आप सबके बीच कहना चाहता हूं, हम लोग सब लोग जितने दलित पिछड़े आदिवासी वर्ग के लोग हैं, हम सब लोग ये कहते हैं कि हमारे साथ जातिवाद होता है, उत्पीड़न, जाति की वजह से उत्पीड़न होता है। लेकिन जो लोग हमारे साथ जातिगत उत्पीड़न करते हैं, उनकी तरफ उंगली उठाने से पहले क्या हम सब लोग अपने अपनी जाति को महान नहीं बता रहे हैं? कोई संगठन चलाता है और अपने गांव में बोर्ड लगाता है और उस पर लिखता है द ग्रेट चमार, द ग्रेट वाल्मीकि। इसका मतलब यह हुआ, जब आप अपनी जाति को महान बताएंगे, इसका मतलब आप जाति व्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं। और जब आप जाति व्यवस्था को मजबूत करते हैं तो कहीं ना कहीं जातिवाद को मजबूत करते हैं। जब तक जातियां रहेंगी तब तक जातिगत उत्पीड़न रहेगा, क्योंकि जो आपके साथ जाति की वजह से उत्पीड़न होता है, वो जातिगत उत्पीड़न जाति की वजह से हो रहा है। और जाति जब तक जिंदा रहेगी तब तक जातिगत उत्पीड़न रहेगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इस बात को समझ गए थे कि ये जाति की वजह से उत्पीड़न है। जब तक इस जाति को छोड़ेंगे नहीं, तब तक हमें मुक्ति मिलने वाली नहीं है। इसीलिए पहले उन्होंने हिंदू रहते हुए हिंदू धर्म के अंदर सुधार का प्रयास किया, जातिगत भेदभाव खत्म हो, सबको समान अवसर मिले, सबको न्याय सुनिश्चित हो, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय सबको मिले, आपस में एक दूसरे के अधिकार की सब इज्जत करें। पहले इस काम के लिए उन्होंने लगातार लगभग 40 सालों तक प्रयास किया। और जब उनकी हिम्मत टूट गई, उन्हें लगा कि यहां इस देश में जाति को खत्म करना मुश्किल है, क्योंकि लोग जाति को खत्म नहीं करना चाहते, तो इस जातिगत उत्पीड़न से छुटकारा हिंदू बने रहकर नहीं है। तभी उन्होंने संकल्प किया कि मैं हिंदू पैदा हुआ लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं। और अल्टीमेटली 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने बुद्ध का धम्म अपनाया। और एक खूबसूरती देखिए बुद्ध के धम्म की। बुद्ध के धम्म में जो वे ऑफ लाइफ है, ये धर्म नहीं है, संप्रदाय नहीं है, ये वे ऑफ लाइफ है जो आपके जीवन में शांति पैदा करती है, आपके जीवन में खुशहाली लाती है, आपके दुखों को कम करती है। और उस दुख को कम करने के मार्ग को जो भारत से शुरू हुआ, वो देश दुनिया के 56 देशों में पहुंच गया। दुनिया उसको अपना रही है। यूएनओ की स्टडी बताती है 2050 तक आधा यूरोप बौद्ध बन जाएगा।
और आज की स्टडी बताती है जितने पूरे दुनिया में फिल्म कलाकार हैं 67% से ज्यादा बौद्ध हैं। और जिस तरह ये युद्ध का वातावरण है, धर्म के नाम पर उन्माद है, जाति के नाम पर दंगे हैं, इससे पूरे दुनिया के अंदर वो वातावरण बन रहा है जहां एक दिन दुनिया के लोग कहेंगे अब बस करो, अब हमें शांति की तलाश है। और शांति के लिए सबको बुद्ध के धम्म में आना होगा। एक तो ये बात थी जो मुझे करनी थी, और दूसरी बात ये करनी थी कि भारत में जैसे आप सब जानते हैं हजारों साल तक धर्मशास्त्रों में लिखकर 90% देश के लोगों को, जिसमें देश की महिलाएं भी हैं, चाहे वो किसी भी जाति और धर्म की क्यों ना हो, उनको हजारों साल तक पढ़ने लिखने पर धार्मिक बंदिश लगा के रखी गई, उनको व्यापार करने पर धार्मिक बंदिश लगा के रखी गई, उनको संपत्ति अर्जित करने पर धार्मिक बंदिश लगा के रखी गई। और महिलाओं को तो यहां तक था कि अगर वो जवानी में विधवा हो जाए तो उनको पूरी जिंदगी सर मुड़ाकर सफेद वस्त्रों में अंधेरे कमरे में रहना होता था। मैंने तो रामदास कॉलेज में सेकेंड ईयर में पढ़ा था द डार्क रूम, वो मेरे कोर्स में था। R.K. नारायण ने लिखा वो प्ले, उसमें बकायदा यही बताया। द डार्क रूम का मतलब यही था कि हमारे देश की जो महिलाओं की स्थिति है उसका वर्णन है उसमें। तो हमारे देश का इतिहास ऐसा गौरवशाली है। जो लोग कहते हैं कि पहले सतयुग था अब कलयुग आ गया, मैं कहता हूं पहले कलयुग था अब सतयुग आ गया। अब महिला को पति के साथ, उसकी चिता के साथ जलने की जरूरत नहीं है। अब पति के मरने के बाद पूरे जिंदगी सर मुड़ाकर अंधेरे कमरे में अपना पूरा जीवन बिताने की बजाय वो दूसरी शादी कर सकती है। अब उसका पति जालिम और क्रूर है, प्रताड़ित करता है, पूरी जिंदगी उसके साथ गुजारने की बजाय अब वो तलाक ले सकती है। पति अगर उसको छोड़ दे तो वो अपने बच्चों के लिए और अपने लिए गुजारा भत्ता ले सकती है। और अगर उसको बच्चे नहीं होते तो वो बच्चे गोद ले सकती है। अब उसको पति और पिता की संपत्ति में हक है। आज अगर उसके साथ कोई जुल्म करे तो रेप का मुकदमा दर्ज करके सालों साल सलाखों के पीछे चढ़ाया जा सकता है। तो आज को सतयुग कहेंगे दलित और महिलाओं के लिए, पिछड़ों के लिए, आदिवासियों के लिए, या उस समय को सतयुग कहेंगे जब शंभुक ऋषि की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी कि वो अछूत होकर तपस्या क्यों कर रहा है, उसको तपस्या करने का अधिकार नहीं है। मेरा तो ये मानना है कि हमारे लिए तो आज सतयुग है, कम से कम संविधान की दृष्टि से बराबर है। और अगर कोई उत्पीड़न करता है तो मैट्रोसिटी एक्ट में मुकदमा तो दर्ज करवा देते हैं। कम से कम आज हम साथ बैठ के पढ़ तो रहे हैं। आज हम लोग साथ पढ़ के, यहां से पढ़ के, अब विद्वता हासिल करके, ज्ञान हासिल करके बड़े बड़े पद तक तो पहुंच रहे हैं। मैं अगर आज मंत्री हूं, अगर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हमारे पढ़ने के रास्ते ना खोलते तो रिजर्वेशन की व्यवस्था ना करते तो शायद ना मेरा रामदास कॉलेज में एडमिशन होता, ना मैं लॉ फैकल्टी में एडमिशन होता, ना मैं फिर विधायक बनता, ना मैं वकील बनता, और ना मैं मंत्री बनता। तो मैं तो आज जो कुछ बना हूं, शशि जी अगर यहाँ एक प्रोफेसर के तौर पे बैठी हैं, सुरेंद्र जी बैठे हैं, MP सिंह जी बैठे हैं, गजेंद्र जी बैठे हैं, हम सारे लोग अगर आज आपके साथ बैठकर वैचारिक चिंतन कर रहे हैं तो ये रास्ता केवल और केवल डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिया। लेकिन जो लास्ट में अपनी बात को खत्म करने की, मुझे पता है समय की सीमा है और मेरा अभी इंतजार ऑडिटोरियम में भी हो रहा है, तो इसलिए मैं लास्ट में एक बात कहूंगा। एक तरफ ये जाति व्यवस्था ने हमारे देश को कमजोर किया है, दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को कमजोर किया है, महिलाओं को कमजोर किया है, किसानों मजदूरों को कमजोर किया है। लेकिन एक चैलेंज आज मतलब एकदम एक खतरनाक जानवर की तरह हमारी तरफ जो बढ़ रहा है, एक हमारे आगे बढ़ने के रास्ते को जो बंद किया जा रहा है सोची समझी साजिश के तहत, और सरकारें कर रही हैं। मतलब कोई अंग्रेज शासन नहीं है, शासन हमारी अपनी सरकारें अपने ही बच्चों का गला घोट रही है, उनके आगे बढ़ने के रास्ते को बंद कर रही है। वो क्या है? वो ये है कि जब अगर मैं अपने खुद की पढ़ाई का पूरा खर्चा पहली क्लास से लेकर कैंपल लॉ सेंटर से लॉ करके, इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट से लेबर लॉ स्पेशलाइजेशन करके, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करके, और सारा जोड़ दूं, LLM की फर्स्ट ईयर की फीस को भी जोड़ दूं, क्योंकि तभी मेरी शादी हुई। मेरी वाइफ मिरांडा में पढ़ती थी, मेरे फादर ने कहा भी अपना खर्चा खुद उठाओ, तो मैंने LLM बीच में छोड़ के वकालत शुरू कर दी, तो फर्स्ट ईयर की फीस दी थी। उसको सारे को मैं अगर जोड़ दूं तो पूरे जीवन की मेरी पढ़ाई का खर्चा ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपया।
आज पहले तो नो डिटेंशन पॉलिसी लाए, 40 साल पहले से सरकारी स्कूलों को कमजोर करना शुरू किया, प्राइवेट स्कूल खोलना शुरू किया, फिर प्राइवेट कॉलेज खोलना शुरू किया। मैंने पूरी अपनी टीम लगा के सर्वे करवाया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के अंदर जितने भी न्यायाधीश हैं, आपको जान के ताज्जुब होगा, 98% सरकारी स्कूलों से पढ़े हैं। जितने सीनियर ब्यूरोक्रेट, सीनियर डॉक्टर, सीनियर इंजीनियर्स हैं या और दूसरे जो नौकरियां हैं उसमें जो सीनियर लेवल के लोग हैं, वो 97% सरकारी स्कूलों से पढ़े हैं। इसका मतलब सरकारी स्कूलों में क्वालिटी एजुकेशन थी। थोड़ा बहुत भेदभाव था, टीचर अपने बच्चों को आगे बिठा लेता था, दलितों के बच्चों को पीछे बिठा देता था, लेकिन जब चौक लेकर ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाता तो सबको एक जैसा था ना। जब पढ़ाता सबको एक जैसा था तो जिस बच्चे के अंदर दम होता था वो अपनी काबिलियत के दम पर डॉक्टर अंबेडकर बन जाता था। और जब हमारे लोगों को मौका मिलता था, जब मौका मिला, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को मौका मिला तो भारत का संविधान लिख डाला, प्रोफेसर जोगिंद्रनाथ मंडल को मौका मिला तो पाकिस्तान का संविधान लिख डाला। पिछले 6 साल का रिजल्ट देख लीजिए। पिछले सिविल सर्विसेज के 6 साल में 2 बार एससी, 2 बार ओबीसी ने टॉप किया है। ये तो ऑन रिकॉर्ड है, कोई भी चेक कर सकता है नेट से। इसका मतलब काबिलियत किसी जाति और धर्म की गुलाम नहीं है। अवसर मिलना चाहिए, जब अवसर मिलेगा तो जो मेहनत करेगा वो आगे बढ़ेगा। लेकिन अब मेहनत करके भी बढ़ना आसान नहीं है। मैं असली लास्ट इस पॉइंट पे आ रहा हूं कि सोची समझी साजिश के तहत एक तरफ एजुकेशन को प्राइवेटाइज करना शुरू किया आपसे करीब 40 साल पहले। धीरे धीरे प्राइवेट स्कूल खुलते चले गए और सरकारी स्कूल या तो बंद होते चले गए या कमजोर हो गए। और आपको जान के ताज्जुब होगा, पिछले लगभग 15 से 20 सालों में देश के अंदर लगभग 1.5 लाख से 1.25 लाख सरकारी स्कूल बंद हो गए। क्या देश की जनसंख्या कम हो गई है? जनसंख्या बढ़ रही है, स्कूल बढ़ने चाहिए थे, लेकिन सरकारी स्कूल बंद होते जा रहे हैं और प्राइवेट स्कूल खुलते जा रहे हैं। और मिडिल दर्जे के भी प्राइवेट स्कूल की फीस का खर्चा, किताबों का खर्चा, वर्दी का खर्चा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, और बढ़िया से बढ़िया बड़े से बड़े पब्लिक स्कूल के बच्चे को देखना ट्यूशन जरूर पड़ता है, उसके ट्यूशन का खर्चा। अगर मध्यम दर्जे के पब्लिक स्कूल में एक बच्चे को भी आप पढ़ाएं, उसकी पढ़ाई पे एक महीने के अंदर 8 से 10 हजार रुपया महीना खर्च होता है। हर परिवार में कम से कम 2 बच्चे हैं तो 2 बच्चों की पढ़ाई के लिए केवल 15 से 20 हजार रुपया 2 बच्चों को पढ़ाने के लिए चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के बच्चे क्यों ना हो सकता है अनुसूचित जाति जनजाति के लोग, उनकी पूरे परिवार की इनकम को जोड़ ले तो 8 से 10 हजार रुपया महीना निकलेगी 98% लोगों की। 15 से 20 हजार रुपया महीना निकलेगी 99% की। 1% लोग हो सकते हैं अपने इन प्राइवेट स्कूलों के खर्चे को उठा पाए। और अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं, चूंकि ये केवल हमारे साथ नहीं हो रहा है कि ये जुल्म हमारे साथ है, जो लोग चुपचाप रह के भक्ता के नारे लगा रहे हैं वो भी सोच रहे हैं उनके बच्चों का भविष्य अंधकार में होने वाला है। जिस तरह प्राइवेटाइज किया जा रहा है एजुकेशन को, तो जो लोग जनरल कैटेगरी के हैं उसमें भी 90% लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों की लाखों रुपए साल की पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा पाएंगे। ये तो स्कूल की स्थिति है। अब आ जाइए कॉलेज में। सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर आपका बच्चा किसी तरह क्वालिफाई कर जाता है आईआईटी के अंदर या बीटेक के अंदर, मेडिकल के अंदर या और क्लैट के अंदर या दूसरे जो आजकल कोर्सेज चल रहे हैं, एक बच्चे की पढ़ाई के लिए सरकारी कॉलेज में अगर सिलेक्शन होता है इतने बड़े कंपटीशन के बाद, तो उसको 1.5 से 2 लाख रुपया एक बच्चे को 1 साल के लिए चाहिए। 4 साल का कोर्स, 5 साल का कोर्स, जरा जोड़ के देखिए कितने लाख रुपया चाहिए। दलित लोग 99% नहीं पढ़ा पाएंगे सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज के अंदर भी। लेकिन जो जनरल कैटेगरी के लोग नारे लगाते घूम रहे हैं ना, जो जाति और धर्म के नाम पर उन्माद करते घूम रहे हैं, मैं उनकी भी आंखें खोल देना चाहता हूं। रास्ता तो आपका भी बंद किया जा रहा है। ना आपके लिए नौकरियां हैं, ना आप अपने बच्चों को पढ़ा पाओगे। 90% जनरल कैटेगरी के बच्चे भी ये लाखों रुपए का जो पढ़ाई का बोझ है उठा नहीं पाएंगे। आंखें खोलिए, कैसा भारत बन रहा है, किस दिशा में हम लोग जा रहे हैं। तो ये समझ जरूरत है। ईमानदारी से सोचिए किसके सपनों का भारत बन रहा है। एक तरफ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, सरदार पटेल, नेहरू, गांधी, जिन्ना, कितने हमारे महान नेता थे, किस तरह की सोच थी। तो कहां चले थे समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय के लिए, और कहां हमने नफरत पैदा कर दी। देश चल रहा है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें,
और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।